दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की आखिरी तारीख यानी कि 30 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां, कल 13,089 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इस संख्या में परसों सामने आए मामलों के मुकाबले मामूली अंतर है। जी हां, बिहार में परसों 13,374 नए मरीज मिले थे। वहीं कल राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 1128 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जी हां, बेगूसराय में 666, गया में 1128, मुजफ्फरपुर में 478, नालंदा में 509, पूर्णिया में 483, पश्चिमी चंपारण में 590 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। जी हां, राजधानी पटना में हालात ठीक नहीं है। इस वक्त एक ताजा खबर पटना से सामने आ रही है। जी हां, पटना के कमिश्नर और परिवहन विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, इनकी पत्नी और बच्चे भी संक्रमित हो गए हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर जारी है। जी हां, गुरुवार को पटना के कमिश्नर और परिवहन विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार अग्रवाल भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जी हां, IAS संजय कुमार अग्रवाल की पत्नी और उनके बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी फिलहाल सबको होम आइसोलेशन में रखा गया है। जो भी लोग इनके संपर्क में आए हैं उन्हें भी कोरोना टेस्ट कराने को कहा गया है। जी बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। राजधानी पटना के अलावा अन्य जिलों में भी कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। जी हां, कोरोना की रोकथाम को लेकर नवादा के बाद किशनगंज के डीएम ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, किशनगंज के जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने 3 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम ने यह फैसला लिया है। जी हां, किशनगंज के जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने 3 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने फिलहाल सिर्फ दिन के लिए ही यह निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से यानी कि आज से लेकर रविवार तक सारे बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। जी हां, किशनगंज के डीएम ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करते हुए केवल जरूरी सामानों की दुकानों को खोला जाएगा। जी हां, मेडिकल, दूध, किराना दुकान आदि के दुकान खुले रहेंगे। जी हां, सब्जी बाजार के लिए समय तय किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए किशनगंज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट पर है। दोस्तों देश भर में 1 मई से कोरोना टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है, लेकिन बिहार में इस पर ग्रहण लग गया है। जी हां, 18 साल से 44 साल के लोगों को 1 मई से कोरोना का टीका नहीं लगेगा। जी हां, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन पर ग्रहण लग गया। जी हां, 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को लगने वाली कोरोना वैक्सीन को रोक दिया गया है। जी हां, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से यह जानकारी दी गई है कि मई के पहले सप्ताह में बिहार में 18 साल से ऊपर वाले को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। हालांकि उनका रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। जी सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि मई के दूसरे सप्ताह से 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना का टीका लगेगा। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिनों तक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से उत्पन्न हालात की समीक्षा की। इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह तय हुआ है कि अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं होगा, नहीं लगेगा। जी हां, बल्कि नाइट कर्फ्यू को और सख्त किया जाएगा। सरकार ने कल शाम से ही रात 9 बजे की जगह 6 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हां, वही आपातकालीन व्यवस्था को छोड़कर अन्य दुकानें शाम 4 बजे ही बंद हो जाएगी। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एक नया निर्देश जारी किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सब्जी खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। बिहार के 2 जिलों से इसकी शुरुआत की जा रही है। जी बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सब्जी घर घर तक पहुंचाई जाए। इसकी शुरुआत पटना और मोतिहारी से हो रही है। इन 2 जगहों पर सफलता मिलने के बाद आगे अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। पटना और मोतिहारी के लोग अब ऑनलाइन सब्जी खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें www.tarkarimart.com पर जाकर अपनी मनपसंद सब्जियों के ऑर्डर करने होंगे। उसके बाद सब्जी उसके घर तक डिलीवर हो जाएगी।
दोस्तों, दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत पा चुके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को यानी कि आज जेल से बाहर आ सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिली है। जहां कोर्ट में वकीलों के प्रवेश पर लगी रोक हटने से लालू प्रसाद यादव समेत कई ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें जमानत दी जा चुकी है। आदेश के प्रति सभी राज्यों को भेज भी दी गई है। जहां गुरुवार को लालू प्रसाद यादव ने बेल बांड भर दिया है, साथ ही 10 लाख रुपए की राशि जमा की गई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो फिर लालू प्रसाद यादव आज कस्टडी से बाहर आ सकते हैं। जी हां, लालू अभी दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं, इलाज हो रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि राज्य सुप्रीमो बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर जा सकते हैं। हालांकि चिकित्सा की सलाह पर ही लालू प्रसाद यादव अंतिम निर्णय लेंगे। दोस्तों, देश में कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने पहले भी कई आपदाएं देखी है, लेकिन ऐसी त्रासदी भारत ने पहली बार देखी है। जी हां, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जी हां, इस महामारी के दौरान ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की मदद करने में दिन रात लगे हुए हैं। जी हां, देश के डॉक्टर इसमें अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। यह कोरोना मरीजों की सेवा में लगे एक डॉक्टर ने हाल ही में पीपीई किट उतारकर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, साझा की। जिसने भी ये तस्वीर देखा उससे डॉक्टर को सैल्यूट किए बिना नहीं रह गया। जी हां, तस्वीर में डॉक्टर साहब पसीने में पूरी तरीके से तर-बितर नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल कोरोना मरीजों की देखभाल करने के दौरान कोरोना से खुद को बचाने के लिए पीपीई किट पहनी जाती है। जी हां, जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है। जी हां, इस भारी गर्मी में पीपीई किट पहनना अपने आप में कितना चुनौती भरा होगा, जी हां, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कई डॉक्टर 24-24 घंटे लगातार इस किट को पहनकर कोरोना मरीजों की सेवा करते रहते हैं। जी हां, यह तस्वीर डॉक्टर सोहेल ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। शेयर होते ही यह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। डॉक्टर सोहेल ने 2 तस्वीर पोस्ट की है। यह एक तस्वीर पीपीई किट पहनते हुए जबकि दूसरी पीपीई किट उतारने के बाद की है। एक अन्य ट्वीट के जरिए डॉक्टर सोहेल ने लिखा है कि सभी डॉक्टरों की ओर से कहना चाहूंगा कि हम अपने परिवार से दूर रहकर खूब मेहनत कर रहे हैं। कभी कभार पॉजिटिव मरीजों से सिर्फ एक कदम तो कभी गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों से 1 इंच दूर होते हैं। जी मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि कृपया टीकाकरण के लिए जाए, सिर्फ यही एक समाधान है। जी डॉक्टर सोहेल की इस तस्वीर पर लाखों कमेंट आ चुके हैं। लोग उन्हें हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। दोस्तों, यूपी में भाजपा के तीसरे विधायक की कोरोना से जान चली गई है। जी हां, बरेली के नवाबगंज सीट से भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना से निधन हो गया है। जी हां, कोरोना संक्रमित भाजपा विधायक केसर सिंह का नोएडा के यथार्थ अस्पताल में इलाज चल रहा था। जी हां, यहीं पर इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। लेकिन अब इस मामले में उनका एक पत्र भी वायरल हो रहा है। जी हां, विधायक केसर सिंह गंगवार ने अपनी मौत से 2 दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। जी हां, इस चिट्ठी में उन्होंने अपने लिए मैक्स अस्पताल में बेड की व्यवस्था करने की मांग की थी। हालांकि मैक्स में उन्हें जगह नहीं मिल पाई, लेकिन बरेली प्रशासन ने उन्हें नोएडा के यथार्थ अस्पताल में एडमिट कराया था। जी हां, नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार के पुत्र ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा किया है। जी हां, विधायक के पुत्र ने कहा है कि यूपी सरकार अपने ही विधायक का ही इलाज नहीं कर पा रही है। जी, मुख्यमंत्री कार्यालय पर बार-बार कॉल करने पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। जी, विधायक का पुत्र विशाल गंगवार के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि धन्य है यूपी सरकार और धन्य है मोदी जी। आपको बता दें कि विधायक केसर सिंह गंगवार यूपी बीजेपी के तीसरे विधायक हैं जिनका कोरोना से जान चली गई है। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश के नेशनल टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर बात की है। इसमें उन्होंने भारत का भी नाम लिया और भारत से अच्छे संबंध की वकालत की। कोरोना महामारी के कारण तेल से हासिल होने वाले राजस्व पर निर्भर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। जी ऐसे में कहा जा रहा था कि अब तक सऊदी अरब इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आने वाले दिनों में टैक्स लग सकता है। लेकिन क्राउन प्रिंस ने इस अटकलों को खारिज कर दिया है। प्रिंस सलमान ने इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब में इनकम टैक्स लागू करने की कोई योजना नहीं है। यह पिछले साल जुलाई महीने में सऊदी अरब ने अस्थायी रूप से वेट को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। यह क्राउन प्रिंस ने संविधान को लेकर कहा है कि कुरान ही संविधान है। यह उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा संविधान कुरान है और अब भी है और यह आगे भी रहेगा, यह हमेशा के लिए रहेगा। शासन की बुनियादी व्यवस्था में भी यह दिखता है, चाहे सरकार हो या फिर विधायिका के रूप में शूरा काउंसिलिंग हो या फिर सभा, यह तीनों ही कुरान का पालन करने के लिए बाध्य है। लेकिन सामाजिक और निजी मामलों में हम उन शर्तों को ही लागू करते हैं जिनके बारे में कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। हम बिना स्पष्ट व्याख्या के शरीयत के अनुसार सजा नहीं दे सकते।
दोस्तों किसानों को इस बार सरसों की उपज की अच्छी खासी कीमत मिल रही है। हालांकि बाजारों में किसान कम मात्रा में ही सरसों लेकर पहुंच रहे हैं। इस बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और सीपीओ सहित विभिन्न तेल तिलहन कीमतों में गिरावट आई। इस गिरावट के पीछे की वजह विदेशी बाजारों में इनके भाव में आई कमजोरी को बताया गया। यह सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 4,650 रुपए प्रति क्विंटल है। यह कोरोना महामारी के चलते लगे प्रतिबंधों की वजह से बाजारों में सरसों की आवक पर असर पड़ा है। बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में गिरावट आने से अस्थायी तेल तिलहनों के भाव भी दबाव में आ गए हैं, जिससे विभिन्न तेल तिलहन कीमतों में गिरावट आई है। दोस्तों अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं और आपका डेबिट कार्ड खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो इसे जल्द से जल्द ब्लॉक करना जरूरी है। यह कई बार बगैर कार्ड के भी ट्रांजैक्शन हो जाता है, जबकि कार्ड आपके पास हो तो ऐसी स्थिति में भी कार्ड को तुरंत ब्लॉक करा देना चाहिए। यह देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कार्ड को ब्लॉक करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप अपने एसबीआई डेबिट कार्ड को ब्लॉक कराने के लिए 4 तरीके हैं, तो आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। यह नंबर 1 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। यह अपनी एसबीआई डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने का सबसे तेज तरीका बैंक के टोल फ्री नंबर 1800-11-22-11 या फिर 1800-425-3800 पर कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, ये टोल फ्री नंबर है। जी हाँ, टोल फ्री नंबर पर आपको कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, इनका पालन करके आप डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों केंद्रीय परिवहन मंत्रालय गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नया कानून लेकर आने वाला है। जी मंत्रालय ने इसको लेकर ड्राफ्ट रूल का प्रस्ताव दिया है, जिसके मुताबिक सेना से जुड़े लोग, सरकारी कर्मचारी और अन्य कंपनियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सरकार इसके लिए री रजिस्ट्रेशन के नियम को नरम और आसान करने जा रही है। यह मौजूदा नियम के मुताबिक जब किसी गाड़ी को एक राज्य से यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करते हैं यानी कि ले जाते हैं तो उसका री रजिस्ट्रेशन करना होता है। पेपर आदि भी ट्रांसफर होते हैं। यह काम थोड़ा जटिल है, मुश्किल है और इसमें वक्त लगता है। यह सरकार इस काम को अब आसान बनाने जा रही है। यह मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नया सिस्टम प्रस्तावित किया जा रहा है। इस नियम में शिफ्ट होने वाले गाड़ियों को इन सीरीज दिया जाएगा। यह चूंकि ऐसी गाड़ी अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवेश करती है, इसलिए एक ही बार उनका खास रजिस्ट्रेशन करके हमेशा के लिए काम आसान कर दिया जाएगा। दोस्तों भारत के सबसे कठिन दौर में बड़ी संख्या में देश भारत को मेडिकल सहायता भेजने के लिए कदम उठा रहे हैं। जी हां, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका और रूस कोविड महामारी से निपटने के लिए बड़ी सहायता भेजी है। रूस से भेजी मेडिकल उपकरण और दवाइयों से भरे 2 कार्गो प्लेन गुरुवार को दिल्ली में उतर चुकी है। यह वही अमेरिका भी चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप को डिस्पैच कर रहा है। यह आज शुक्रवार को शाम तक पहुंच जाएगा। अमेरिका भारत को $100 मिलियन की मेडिकल सहायता कर रहा है। यह बड़ी संख्या में देश भारत को मेडिकल सहायता भेजने के लिए कदम उठा रहे हैं। जबकि सूत्रों ने बताया कि मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपील नहीं की गई है और आपूर्ति मुख्य इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए हो रही है। दोस्तों 5 राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिए भी अहम साबित होंगे। जब पार्टी इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो फिर संगठन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की स्थिति मजबूत होगी। यह वही प्रदर्शन खराब रहा तो फिर पार्टी के अंदर असंतुष्ट नेताओं को नेतृत्व पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल जाएगा। कांग्रेस के लिए यह चुनाव इसीलिए भी अहम है क्योंकि इन चुनाव परिणाम पर पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव निर्भर है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ने संगठन चुनाव को मई तक के लिए टाल दिया था। ऐसे में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होता है तो फिर चुनाव के बाद पार्टी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीद केरल और असम से है। केरल में कांग्रेस के लिए जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। इसके अलावा केरल में हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है। ऐसे में वाम दल सत्ता में दोबारा वापसी करते हैं तो फिर यह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ के लिए बड़ा झटका होगा। वही असम में पार्टी का गठबंधन मजबूत है। असम में कांग्रेस एआईयूडीएफ सहित 10 पार्टियों के महाजोत में चुनाव लड़ रही है। पार्टी का चुनाव प्रचार सफल रहा है। वही वोट प्रतिशत के हिसाब से महाजोत काफी मजबूत है। ऐसे में पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद है। इसके साथ पार्टी तमिलनाडु में डीएमके जीतती है तो फिर पार्टी गठबंधन सरकार का हिस्सा होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी से बहुत उम्मीद नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर दोबारा जिम्मेदारी संभालने की मांग जोर पकड़ेगी।
करेगी। यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पारित करके उनसे अध्यक्ष बनने का आग्रह कर सकती है। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यानी कि कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए चुनाव को टाला जा सकता है। दोस्तों, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से भारत में भी पश्चिमी देशों और जापान की तरह ही कोविड टीकों को फास्ट ट्रैक इमरजेंसी अनुमति देने के लिए कहा था, तो भाजपा ने दो केंद्रीय मंत्रियों यानी कि दूरसंचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को पलटवार करने के लिए मैदान में उतार दिया था। उन्होंने ऐसी मांग के लिए राहुल गांधी पर तंज कसते थे और कहा था कि राहुल गांधी विदेशी कंपनियों के लिए पूर्णकालिक लॉबी तत्ता बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि पहले राहुल गांधी ने लड़ाकू विमान कंपनी से लॉबी की और अपनी असलियत पूरी तरीके से उजागर होने के बावजूद अब वो विदेशी टीकों को अनुमति देने की बात कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने उनके खिलाफ ट्विटर युद्ध छेड़ दिया था और इस हमले में भाजपा के कई प्रवक्ता भी शामिल हो गए थे। इस हमले के चंद घंटे बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की तरह ही ट्वीट किए बिना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया। इन मंत्रियों को उस समय मुंह छिपाना मुश्किल हो गया जब उसी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के यानी कि कोरोना के विदेशी टीकों के लिए फास्ट ट्रैक इमरजेंसी अनुमति को मंजूरी दे दी। मोदी ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए ट्रायल के 3 महीने की अवधि भी घटाकर 1 सप्ताह कर दी। इसके साथ ही पहले 1600 लोगों पर जो परीक्षण की शर्त थी उनमें संख्या को कम करके 100 लोग ही कर दी। इसमें भाजपा के कवच में दरार साफ दिख गई। जी हां, यह स्पष्ट हो गया है कि मंत्री और सत्ताधारी भाजपा के संगठन को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या चल रहा है। दूसरे, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के पत्र के बाद विदेशी टीकों के लिए फास्ट ट्रैक अनुमति दी। सोनिया गांधी गंभीर शख्स मानी जाती है जो अपने शब्द सावधानी से चुनती है और नियम से चलती है। दोस्तों, कोरोना काल में संक्रमण के बढ़ते केस के बीच अगले कुछ दिनों में आपको एलपीजी सिलेंडर के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वेंडर्स का भारी संख्या में संक्रमित होना है। पिछले 20 दिनों में डिलीवरी वेटिंग पीरियड 1 दिन से बढ़कर 3 दिन तक हो गया है। संक्रमण के मामले को देखते हुए आने वाले दिनों में वेटिंग पीरियड और बढ़ने की आशंका है। यह रिपोर्ट के मुताबिक 20% से ज्यादा डिलीवर मैन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 2020 में महज 5% डिलीवर मैन ही कोरोना से संक्रमित हुए थे। कोरोना की दूसरी लहर में देश से अभी तक 18% डिलीवर्ड मैन का पलायन हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में वेटिंग पीरियड और अधिक बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 100 रुपए कम कर दी है, जिसके बाद अब इसकी कीमत 300 रुपए प्रति डोज हो गई है। आपको बता दें कि पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड टीके कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपए प्रति खुराक पहले तय की थी, जिसे कि अब 300 रुपए प्रति खुराक कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने ट्वीट करके दी है। दोस्तों, धरती पर जब गर्मी बढ़ती है तभी हर कोई सूरज की तपन के बारे में बात करने लगते हैं। यह जो सूरज धरती से काफी दूर है फिर भी यहाँ की जमीन को गर्म कर देता है, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका तापमान कितना होगा? इसी से जुड़ी जानकारियां एक अध्ययन में सामने आई है, जिसे पता चलता है कि सूरज की बाहरी परत इतनी गर्म होती है कि इसका तापमान 1.7 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इसके पीछे का कारण सतह पर होने वाले कैंप फायर को बताया गया है। यह सूरज की छोटी फ्लेयर्स को कैंप फायर के नाम से जाना जाता है, यानी कि आग के छोटे छोटे गोले। जब बीते साल जून महीने में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सूरज की अब तक की सबसे पास से ली गई तस्वीर जारी की थी। यह तस्वीर सोलर ऑर्बिटर के मदद से ली गई थी, जिसमें सूरज की सतह पर डॉडिट वाले क्षेत्र में कैंप फायर को देखा जा सकता है। तस्वीरों में आग के गोले दिखाई दे रहे हैं, जिनकी चमक 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक रहती है। सोलर ऑर्बिटर से जारी हुए नए आंकड़ों से पता चलता है कि कैंप फायर यानी कि आग के गोले एक प्रक्रिया के तहत बनते हैं जो सूरज की बाहरी परत को गर्म कर देते हैं, जिससे इसका तापमान 1.7 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यह सूरज की बाहरी परत निचली परत के मुकाबले 300 गुना अधिक गर्म होती है। यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में जानकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। इसे सोलर फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्य के तौर पर भी देखा जाता है। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर पी चिदंबरम ने बुधवार को ट्वीट करके मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जब पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोगों को ऐसी सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए जो भारत के सभी लोगों को मूर्ख समझ रही है। इसके साथ ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने एक अन्य ट्वीट में सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या सभी टेलीविजन चैनल फर्जी दृश्य प्रसारित कर रहे हैं? क्या सभी अखबारों की कहानियां गलत है? क्या सभी डॉक्टर
कर झूठ बोल रहे हैं? क्या परिवार के सभी सदस्य गलत बयान दे रहे हैं? क्या सभी दृश्य और तस्वीरें फर्जी है? एक अन्य ट्वीट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान से स्तब्ध हूं कि ऑक्सीजन या फिर टीके या फिर रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। मैं यूपी के मुख्यमंत्री के बयान से भी स्तब्ध हूं जिन्होंने कहा कि यूपी में टीकों की कोई भी कमी नहीं है। पी चिदंबरम ने आगे कहा कि कांग्रेस की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बर्खास्त करने की मांग करते हुए जनता का विद्रोह करना चाहिए, ऐसे सरकार के खिलाफ जो लोगों को मूर्ख समझते हो। दोस्तों, बिहार में नेशनल हाईवे के सड़कों को 2 साल के दौरान करीब 14 से 44 किलोमीटर की लंबाई में 4 लेन करके बेहतर बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें प्रत्यक्ष तौर पर करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि 14 से 44 किलोमीटर लंबाई में से करीब 647 किलोमीटर लंबाई में 15 सड़क परियोजनाओं के लिए निर्माण एजेंसी का कार्य चल रहा है, यह चयन कर लिया गया है। साथ ही 797 किलोमीटर की लंबाई में 22 सड़क परियोजनाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन इस साल हो जाएगा। यदि इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण सहित सभी समस्याओं का निदान इस साल हो जाएगा तो जून 2024 तक आम लोगों के लिए बेहतर यातायात उपलब्ध होगा। इससे राज्य के आर्थिक विकास को तेजी गति मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के वन विभाग के एक अधिकारी ने 2 पेड़ों की अवैध कटाई करने पर एक आदिवासी युवक पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला रायसेन जिले का है, जहां युवक पर अवैध तौर पर 2 पेड़ों को काटने का आरोप है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि पेड़ की वास्तविक कीमत के अलावा उससे मिलने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को भी कैलकुलेट किया गया है, उसके आधार पर ही जुर्माने की रकम तय की गई है। यह जुर्माना रायसेन जिले के सिलवानी गांव के रहने वाले छोटे लाल भिलाल पर लगाया गया है। यह 30 वर्षीय आदिवासी युवक पर सागौन के 2 वृक्षों को काटने का आरोप है। यह छोटे लाल को 5 जनवरी को सिंगोरी चैनचूड़ी में पेड़ काटते हुए देखा गया था। उसके बाद से ही छोटे लाल फरार हो गया था, जिसे 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और उस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, सिर्फ मात्र 2 पेड़ काटने के जुर्म में। दोस्तों, बिहार के मुसलमानों का मिजाज इस रमजान में बदला हुआ है। पाक माह रमजान में जहां मस्जिदों में भारी भीड़ जुटी थी, वहीं अब लोग मस्जिदों के बजाय अपने घरों में इबादत कर रहे हैं। नमाजियों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नमाजी रमजान पाक महीने में घरों में ही अल्लाह की इबादत करके कोरोना से मुक्ति की दुआ मांग रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बरकतों और रहमतों वाले इस माह के लिए घरों में सहरी, तरावी, रोजा, इफ्तार के लिए लोग काफी तत्पर दिखाई दे रहे हैं। सेवई, खजूर, किशमिश, काजू, फल, सेवई, पिन, खजूर और टोपी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी चल रही है। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर इस बार जगह जगह इफ्तार का आयोजन नहीं किया जा रहा है, बल्कि रोजेदार अपने अपने घरों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए इफ्तार में शामिल होते हैं। बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ रोजा रख रहे हैं। पहले लोग मस्जिदों में इकट्ठा इबादत करते थे, लेकिन अब मस्जिदों के बाहर यानी कि अपने घर में ही इबादत कर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार की राजधानी पटना से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी पटना के प्रमुख कोविड अस्पताल एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स एवं सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड मरीज और उनके परिजनों को भात, माछ एवं सहकारी खाना सुबह शाम उपलब्ध कराएंगे। इसकी जानकारी बुधवार को विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा जारी की विज्ञप्ति में दी गई है। पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आज एनएमसीएच एंड पीएमसीएच में सैकड़ों कोविड मरीज एवं उनके परिजनों को कूपन के माध्यम से खाना उपलब्ध किया गया है। कोरोना मरीज जन अवगत हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर के माध्यम से कोरोना मरीजों को सुबह शाम खाना उपलब्ध कराया जाएगा। ये खाना मंत्री मुकेश सहनी के निवास पर बनाया जा रहा है। खाना बनाने एवं पैकिंग करने में माननीय मंत्री महोदय सब परिवार अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कोरोना मरीज मंत्री द्वारा किए गए इस पहल की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके जीवन में आ रहा है कि आखिरकार ये अभियान कितने दिनों तक चलेगा। विपक्षी दलों द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है कि भोजन वितरण के इस कार्यक्रम में पार्टी बैनर, झंडे और मंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रही है? क्या बगैर प्रचार प्रसार के सेवा भावना के मकसद से मंत्री जी इस कार्य को अंजाम नहीं दे सकते?
दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। गैस सिलेंडर की बुकिंग अब पहले से आसान हो जाएगी। यह सिलेंडर की बुकिंग के लिए लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण अगले कुछ दिनों तक सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है। यह दरअसल गैस सिलेंडर डिलीवरी एजेंट भी कोरोना संक्रमित की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से गैस एजेंसी को मैन पावर की परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी हां, गैस सिलेंडर की बुकिंग में बदलाव होने जा रहा है। पेट्रोलियम कंपनियां सिलेंडर की बुकिंग नियम में बदलाव की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस बदलाव के बाद गैस सिलेंडर की बुकिंग और आसान हो जाएगी। यह दरअसल पेट्रोलियम कंपनी एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में एजेंसियों की बाध्यता को खत्म करने की तैयारी में है। इस नियम के आने के बाद उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आसानी से बुकिंग किया जा सकता है। यह सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां लोगों के लिए रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया को आसान बना रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियम के लागू होने के बाद रसोई गैस के उपभोक्ता केवल अपनी ही कंपनी की एजेंसी पर गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि वे किसी भी गैस कंपनी से गैस रिफिलिंग करा सकते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं तो आप इंडियन गैस से ही अपने सिलेंडर की रिफिलिंग कराएंगे, भरेंगे। जी आप एचपी भारत किसी भी अन्य गैस एजेंसी से अपने गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करवा सकते हैं। इस तरह की नई सर्विस के लिए सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। जी आपको बता दूं कि इससे पहले नवंबर 2020 में भी गैस एजेंसियों ने बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया था। जी गैस एजेंसी बुकिंग को ओटीपी आधारित किया था। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान कोरोना के मामले में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच राज्य में कोरोना के मामले 1800% की बढ़ोतरी हुई है। यह राज्य में 31 मार्च तक जहां कोरोना के 1863 एक्टिव केस थे, वही 24 अप्रैल तक ये बढ़कर 33,330 हो गए हैं। यह राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 12 अप्रैल को करीब 35 लाख लोग हरिद्वार में इकट्ठा हुए थे, जबकि 14 अप्रैल को करीब 13 लाख लोग यहां पहुंचे थे। यह सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सुबोध उनियन ने कहा है कि पर्यटकों की वजह से राज्य में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई है। ये उन्होंने कहा है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आपको बता दें कि मंगलवार को हरिद्वार कुंभ का अंतिम शाही स्नान था। इस दौरान घाटों पर सामान्य से भी कम श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। कुंभ का अंतिम शाही स्नान होने और चैन पूर्णिमा का स्नान होने के बाद भी घाटों पर इतनी कम भीड़ होने से साफ है कि आस्था पर कोरोना की मार है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज के लापता होने की तस्वीरें लगाई गई है। इस पर उन्नाव के रहने वाले एक फेसबुक यूजर अमन त्रिपाठी पोस्ट डाली है। यह पोस्ट में कहा गया है कि सांसद के कहीं भी मिलने पर सूचना उन्नाव कोतवाली में दी जाए। यह वही फेसबुक पर किए गए इस पोस्ट पर वायरल होते ही लोग जमकर शेयर और कमेंट भी कर रहे हैं, जहां लोग अपने अपने तरीके से सांसद के विषय में बात कर रहे हैं और जमकर मजे ले रहे हैं। जी हाँ, अमन त्रिपाठी की पोस्ट पर तमाम शेयर और कमेंट भी आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में एक और जहां कोरोना संक्रमण तो दूसरी ओर जरूरी दवाइयां और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग से लोग परेशान हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में जीवन रक्षक दवाओं का घोर अभाव है। दवा की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों ने कोरोना में उपयोग आने वाले जीवन रक्षक दवाओं को बिहार के मार्केटिंग से यानी कि मार्केट से आउट कर दिया है। जी हां, आज आलम यह है कि लोगों को कोरोना की बेसिक दवा दुकानों पर नहीं मिल रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि दवाओं की कोई कमी नहीं है। आलम यह है कि दवा दुकानों पर जीवन रक्षक दवाइयां नहीं मिल रही है। बिहार में रेमडेसिविर दवा की एजेंसी न्यू सोमनाथ कैपिटल प्रदीप प्रियाजित के पास है। ये लोग बिहार सरकार के अधिकारियों से मिलकर दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों, बिहार के मधेपुरा में नाइट कर्फ्यू को लेकर दुकान बंद करने के दौरान सिंहेश्वर के बीडीओ राजकुमार चौधरी ने एक सब्जी विक्रेता का सिर फोड़ दिया। यह घायल दुकानदार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया है। यह प्रशासनिक अफसर की इस कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने भी अधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमला किया। यह उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना मधेपुरा जिला की है, जहां सिंहेश्वर बाजार को बंद कराने के लिए गए बीडीओ राजकुमार चौधरी ने एक सब्जी विक्रेता का सर फोड़ दिया। जख्मी दुकानदार का कहना है कि वीडियो जबरदस्ती ये कहकर दुकान बंद करा रहे थे कि खुदरा दुकानदारों को सब्जी नहीं बेचना है। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों और अन्य दुकानदारों ने भी वीडियो के ऊपर हमला कर दिया। उनकी गाड़ी पर पत्थर मारकर उसे फोड़ दिया। वीडियो को भी पीटने की कोशिश की गई। हालांकि तब तक वहां मौजूद पुलिस वाले आ चुके और उन्होंने नाराज लोगों को वीडियो की गाड़ी से दूर भगा दिया।
दोस्तों बिहार में टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि BTSC में निकले पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन फिशरीज ऑफिशियल समेत कई पदों पर भर्ती करने वाला है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 मई 2021 है। इस वैकेंसी के तहत कुल 584 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि आवेदन की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद एप्लीकेशन के लिंक वेबसाइट से हटा दी जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bis.nic.in या फिर परीक्षा.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हां, अगर आप इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आप इन दोनों लिंक में से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।